हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4। यदि आपने लेक्चर नंबर 3 तक अभी तक नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोज़ को देख लो, क्योंकि सभी वीडियोज़ इंटरलिंक्ड हैं। मीन्स आप लेक्चर नंबर 3 देखोगे तभी आपको 4 समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था कि आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करना था। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, बट एक बार मैं आपको उसका सोल्यूशन बताता हूँ। सोल्यूशन क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ो। 10 वर्ग मिलीमीटर स्क्वायर समान परिच्छेद के तार के निचले सिरे से 1.0 kg भार लटकाने पर तार में उत्पन्न प्रतिबल का मान एवं दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो आपको प्रतिबल निकालना है। ये देखो क्या निकालना है, प्रतिबल। तो प्रतिबल का फार्मूला क्या होता है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल, आंतरिक प्रतिक्रिया बल बटे क्षेत्रफल, ये होता है फार्मूला। ओके, अब देखो क्या क्या डेटा पता है आपको। आपको दिया क्षेत्रफल 10 वर्ग मिलीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है, 10 वर्ग मिलीमीटर स्क्वायर मीन्स mm स्क्वायर। तो आपको पहले इसको एमकेएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीन्स मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है 1 मीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है, बट mm स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ओके, और फोर्स कितना होगा, आंतरिक प्रतिक्रिया बल एफ, इसको आप लोग एफ डैश बोल सकते हो ना। एफ डैश होगा कितना है, 1.0 kg। 1.0 kg मीन्स एफ इक्वल टू mg होता है ना। 1.0 इंटू 9.8, दैट इज 9.8 न्यूटन। ओके, एफ मिल गया, ए मिल गया, बस यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो प्रतिबल हो जाएगा, बल कितना है 9.8 न्यूटन डिवाइड बाय क्षेत्रफल 10 इंटू 10⁻⁶। ये न्यूटन में है या मीटर स्क्वायर में है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10⁻⁶ में जब इसको सॉल्व करो 10⁻⁵, 10⁻⁵ ऊपर जाएगा तो 10⁻+5 हो जाएगा। इतना सब का आंसर आया था। यूनिट भी ध्यान देना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिजिक्स में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लिया, बट अगर यूनिट सही नहीं है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है आज, आप लोग थोड़ा उसको समझ लेना। ठीक है ना, इसका सोल्यूशन देख लो। सोल्यूशन क्या, तार का परिच्छेद क्षेत्रफल ए दिया हुआ था, तार पर लटका भार F इक्वल टू mg 9.8 न्यूटन, तार में उत्पन्न प्रतिबल आंतरिक प्रतिक्रिया बल बटे परिच्छेद क्षेत्रफल। आंतरिक प्रतिक्रिया बल को आप बाह्य बल के बराबर बोल सकते हो। ठीक, तो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक पूछा है दिशा क्या होगा, तो दिशा उसका वही होता है जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल की दिशा होती है। ठीक है, जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल का दिशा होगा वही प्रतिबल की दिशा भी होगी। निचले सिरे से देखो ऐसा कुछ है ना, यहाँ से भार लटकाया गया है, तो आंतरिक प्रतिक्रिया बल इधर उत्पन्न होगा ना, तो उसी डायरेक्शन में प्रतिबल भी उत्पन्न होगा। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रत्यास्था गुणांक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में कार्यरत प्रतिबल तथा उसके संगत उत्पन्न विकृति का अनुपात उस वस्तु के पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, प्रत्यास्था की सीमा में, ये इंपॉर्टेंट है, विद इन इलास्टिसिटी लिमिट मीन्स प्रत्यास्था की सीमा में मीन्स यदि किसी वस्तु का जो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर, प्रतिबल और विकृति कर्व है वो प्रत्यास्था की सीमा में रहेगा, तो उस कंडीशन में किसी वस्तु में कार्यरत प्रतिबल मीन्स उस वस्तु पे जितना प्रतिबल कार्य कर रहा होगा तथा उसके संगत उत्पन्न विकृति, प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात प्रत्यास्था गुणांक कहलाएगा। ठीक है, तो प्रत्यास्था गुणांक E बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल बटे विकृति। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूनिट क्या होगा, देखो विकृति यूनिट लेस होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, तो जो प्रतिबल का यूनिट होगा वही इसका भी यूनिट होगा। प्रतिबल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और ये यूनिट लेस है तो ओवरऑल यूनिट क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है,
प्रत्यास्थता गुणांक वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और उसकी विमाओं अर्थात लंबाई, चौड़ाई, आयतन आदि पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब जैसे आप स्टील ले लिए, एक मटेरियल है स्टील, एक मटेरियल है लोहा, तो स्टील ये स्टील के पदार्थ पर डिपेंड करेगा। मीन स्टील के लिए कुछ और वैल्यू होगा, लोहा के लिए कुछ और होगा। अब सपोज आपने 10 मीटर लोहे की छड़ ली और 5 मीटर लोहे की छड़ ली, तो दोनों के लिए इसका जो प्रत्यास्थता गुणांक होगा सेम होगा। इसका मतलब जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो लंबाई, चौड़ाई, आयतन आदि पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? पदार्थ पर। लोहे के लिए अलग होगा, तांबे के लिए अलग होगा, कंक्रीट के लिए अलग होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। किसी पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल तथा उसके संगत उत्पन्न प्रकृति के आधार पर प्रत्यास्थता गुणांक निम्न 3 प्रकार का होता है। मीन जिस तरीके से आप प्रतिबल लगाओगे और उसके संगत जो विकृति उत्पन्न होगी उसके बेसिस पे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, मीन डिफरेंट टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो देखो पहला क्या है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेकंड वन इज आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एंड थर्ड वन इज दृढ़ता गुणांक, दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। 3 प्रकार के हैं। एक चीज ध्यान देना कि तीनों का जो यूनिट होगा ना सेम होगा, क्योंकि तीनों क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक ही है। तो जो यूनिट इसका होगा, जो विमा इसका होगा, वही यंग प्रत्यास्थता गुणांक का यूनिट होगा, विमा होगा। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के भी यूनिट और विमा वही होगा, और दृढ़ता गुणांक का भी यूनिट और विमा वही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और यूनिट क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अब यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? देखो, यदि किसी वस्तु जैसे कोई तार अथवा छड़, कोई वस्तु है, ये मान लो कोई छड़ है, ठीक है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई तथा मोटाई की अपेक्षा अधिक हो। देखो इसका लंबाई ज़्यादा है, मोटाई थोड़ा सा है, चौड़ाई भी उतना ही है ना। ये होगा क्या? डायमीटर बोलो या चौड़ाई बोलो, मोटाई बोलो, बात एक ही है। और ये पूरा लंबाई हो गया एल। पर लंबाई के अनुदिश बल लगाते हैं। लंबाई के अनुदिश में लेंथ है, इसके अनुदिश मैंने एफ बल लगाया, तो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता है। वस्तु के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तथा उसकी लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। ये हम लोग प्रतिबल और विकृति वाले लेक्चर में देख चुके हैं ना। आपको रिवाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे दिया है, नहीं तो मैं यहाँ से लेक्चर की स्टार्ट कर सकता था ना, कि प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा उसके संगत उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। क्या है? प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा उसके संगत उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे y से प्रदर्शित करते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज y। इसे हम लोग y से प्रदर्शित करेंगे। यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति। और अनुदैर्ध्य प्रतिबल को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति को एप्सिलॉन से। तो हम लोग लिख सकते हैं कि y इक्वल टू सिग्मा मीन्स अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे विकृति। इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं ना। इसका भी यूनिट क्या होगा? वही यूनिट होगा जो प्रत्यास्थता गुणांक का होता है। अब देखो, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इससे क्वेश्चन बनता है बहुत सारे, तो ये इसका जो डेरिवेशन होगा इंपॉर्टेंट है, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत से बनेंगे इससे। माना एल लंबाई के किसी तार के एक सिरे को स्थिर रखते हुए तार के दूसरे सिरे को एफ बल लगाकर खींचने पर उसकी लंबाई में एल, स्मॉल एल की वृद्धि होती है। क्या है ये? क्या बोल रहा है कि किसी तार है, उसकी एल लंबाई है, उसमें जब मैं एफ बल से खींचता हूँ तो इसमें जो चेंज इन लेंथ हो रहा है स्मॉल एल है, ये वाला लेंथ, ये वाला स्मॉल एल, ठीक है, स्मॉल एल की वृद्धि होती है। तार की लंबाई में भिन्नात्मक वृद्धि क्या होगी? मैं बताया था ना, विकृति क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, मीन्स लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। तार में उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति, यही क्या होता है? अनुदैर्ध्य विकृति के बराबर होता है, मीन्स यही है एप्सिलॉन ना। माना तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है, चूंकि तार पर लंबाई की दिशा में क्षेत्रफल ए के लंब दिशा में एफ बल लगाया गया है ना। क्षेत्रफल ए के लंबवत था ना, जो बल लग रहा था, एफ फाई से लग रहा था नीचे की ओर, और क्षेत्रफल ए हो गया उसका।
तो इसके लंबवत नीचे की ओर ना। अतः साम्यावस्था में तार में उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रिया बल F डैश बाह्य बल F के बराबर तथा विपरीत होगा और पृष्ठ क्षेत्रफल A पर लंब दिशा में कार्य करेगा। मीन्स A के लंबवत होगा और F डैश की वैल्यू F के बराबर होगा। कैसे? देखो, जब आप किसी वस्तु पे F बल लगा रहे हो यहाँ पे, तो इस पूरे वस्तु को मैं अगर अलग से देखना चाहूँ तो ये साम्यावस्था में तभी होगा जब यहाँ पे इसके बराबर दिशा में आप फोर्स लगाओगे F डैश। मीन्स यदि यहाँ पे आप F बल लगाओगे तो इसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होगा न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार, जिसका परिमाण कितना होगा F डैश इक्वल टू F। तो वही यहाँ पे बोला है कि उसका परिमाण, मान लिया आंतरिक प्रतिक्रिया बल F डैश उत्पन्न होता है, बाह्य बल F के बराबर है इसका परिमाण तथा विपरीत होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल A पर लंब दिशा में कार्य करेगा। अतः एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत बल क्या हो जाएगा? A क्षेत्रफल पर F बल कार्य कर रहा है ना, तो एकांक क्षेत्रफल पे F बाई ए हो जाएगा। और यही क्या होता है? प्रतिबल। तार में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो जाएगा F बाई ए। प्रतिबल हो गया, विकृति हो गया। प्रतिबल और विकृति के अनुपात क्या बोलते हैं हम लोग? यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y। तो Y इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति हो जाएगा ना। प्रतिबल कितना है? F बाई ए बटे विकृति कितना है? स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। ये हो जाएगा Y। जब इसको सॉल्व करोगे तो F कैपिटल एल बाई ए इंटू स्मॉल एल, यहाँ से आ जाएगा F कैपिटल एल बाई ए इंटू स्मॉल एल ना। हाँ, इतना हो जाएगा। देखो, तो आगे बढ़ते हैं। एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कार्यरत बल F बाई ए बताया था हम पहले। F बाई ए हो गया, इसे प्रतिबल हो गया, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं ना। हुक के नियम से तार के पदार्थ का यंग गुणांक क्या होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। मीन्स अनुदैर्ध्य प्रतिबल को हम लोग बोलते हैं सिग्मा और अनुदैर्ध्य विकृति को एप्सिलॉन। तो F बाई ए बटे स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, तो ये ऊपर जाएगा F इंटू एल बाई ए इंटू एल। ये फार्मूला आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो y इक्वल टू यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या है? फोर्स इंटू टोटल लेंथ बाई एरिया इंटू स्मॉल एल क्या है? चेंज इन लेंथ। लेंथ में कितना परिवर्तन हो रहा है जब F बल लगा रहे हो। ठीक है, यदि तार के एक सिरे को स्थिर रखते हुए दूसरे सिरे से M द्रव्यमान लटकाया जाता है तो तार की त्रिज्या R है, तब हम लोग लिख सकते हैं ना, ऐसा बोल रहा है कि मान लो ऐसे इसको फिक्स कर दिया और यहाँ पे M द्रव्यमान का भार लटका रहा है। M द्रव्यमान का भार लटका रहे फोर्स कितना लटक रहा होगा? F को जब आप उसमें फोर्स में कन्वर्ट करोगे तो F इक्वल टू mg, तो F बराबर mg हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल ना देखिए, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, बोला है कि तार का क्षेत्र सॉरी त्रिज्या R है ना, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ से A निकाल लोगे और यहाँ से F पता है, वैल्यू सब यहाँ पे रख दोगे, तो mg L बटे पाई आर स्क्वायर एल, ये एक फार्मूला आ जाएगा। तो आप लोग तो बेसिक ये वाला फार्मूला याद रखो, ये फार्मूला अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है बराबर mg होता है और ये बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, ऐसे ही अगर रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार अगर होता है, आयताकार कोई क्षण होती तो एरिया क्या हो जाता है? ए इक्वल टू बी इंटू एल। लंबाई इंटू, मान लो इसका चौड़ाई b है और लंबाई b डैश है, स्मॉल b ले लो, जो भी होगा ए वाला डायमेंशन इंटू ए वाला डायमेंशन, इसका जब गुणा करोगे क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल ना। तो यहाँ से ऐसे लगा लेते हैं, इसको नोट कर लो। तो देखो, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका विमीय सूत्र क्या है? ml-1 t-2। जितने भी प्रत्यास्थता गुणांक है सबका मात्रक और विमीय सूत्र सेम होगा, ml-1 t-2। ठीक है, ये नोट पॉइंट है, ये नोट करके लिखना है इसको। किसी वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक उस वस्तु के पदार्थ के लिए एक नियतांक होता है। मीन्स स्टील के लिए कुछ अलग होगा और लोहा के लिए अलग होगा। मीन्स स्टील अगर है मटेरियल तो स्टील का कुछ भी हो, मीन्स आप उसको दो पार्ट में कर दो, उसकी लंबाई चेंज कर दो, आयतन चेंज कर दो, उसके लिए हमेशा नियत ही होगा। ठीक, नियतांक होता है, अर्थात एक ही पदार्थ की बनी हुई सभी वस्तुओं के लिए यंग गुणांक का मान समान होगा। मीन्स आपने स्टील का रॉड बनाया, स्टील का वायर बना दिया, दोनों में जो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक y होगा वो सेम होगा। मीन्स ये मटेरियल प्रॉपर्टी होता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। स्टील है तो इसके लिए ठीक है कुछ होगा वैल्यू, और लोहा है उसके लिए कुछ होगा, बट आप उसका अगर लंबाई और आयतन वगैरह चेंज कर रहे हो तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इतना बात को दिमाग में रखना। अब एक बहुत ही मतलब अच्छा एग्जाम्पल है जो कि एक एग्जाम से पूछा जाता है और विद्यार्थियों को भ्रम भी रहता है इस बात का कि रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रबड़ ले लो आप
और स्टील ले लो, कौन अधिक प्रत्यास्थ होगा? रबड़, स्टील। तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखने में तो लग रहा है रबड़ अधिक प्रत्यास्थ होगा, क्योंकि रबड़ खींचोगे तन जाएगा, स्टील खींचोगे नहीं तनेगा ना। बट ये अगर आप बोल रहे हो कि रबड़ अधिक प्रत्यास्थ है और स्टील कम है, तो आप क्या हो? गलत हो। ऐसा क्यों? अभी प्रूव करके दिखाएंगे। क्या प्रूव करेंगे? रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ होता है, मीन्स स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, मीन्स स्टील ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है और रबड़ कम होता है। कैसे? दिखाते हैं। गणितीय विवेचना हम लोग मैथमेटिकल प्रूव करेंगे इसको। तो मैथमेटिकल कैसे प्रूव करेंगे? ये मान लो स्टील है, क्या है ये? स्टील का रॉड लिया मैंने, और ये क्या है? रबर का रॉड, रबर का रॉड ले लिया ना, ठीक है। गणितीय विवेचना करेंगे इसका, मैथमेटिकल एनालिसिस। माना एक स्टील एवं एक रबड़ के तार की समान लंबाई L व त्रिज्या R है। स्टील तथा रबड़ के यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्रमशः YS व YR हैं। दोनों तारों पर समान द्रव्यमान M लटकाने पर स्टील व रबड़ के तारों की लंबाइयों में वृद्धियां क्रमशः डेल्टा LS व डेल्टा LR हैं। डेल्टा LR ग्रेटर देन डेल्टा S है। यहाँ पे बोल रहा है किद में मीन्स समान लंबाई, समान अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, और इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक YS है स्टील का और रबर का YR है। यदि मैं इस पर समान द्रव्यमान लटकाऊं तो स्टील में जो लंबाई में परिवर्तन होगा डेल्टा LS, और रबर में परिवर्तन कितना होगा? डेल्टा LR है। तो आपको इतना तो पता है कि इसकी लंबाई में ज़्यादा परिवर्तन होगा और स्टील में कम होगा। देख लो यहाँ पे रबर है, इस पर थोड़ा भार लटकाओगे ज़्यादा लंबाई परिवर्तन होगा और यहाँ पे कम होगा। बस आप इतना याद रखना कि डेल्टा LR जो है मीन्स रबर में जो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है वो स्टील से ज़्यादा हो रहा है। बस वही लिखा है यहाँ पे, डेल्टा LR इज ग्रेटर देन डेल्टा S। उसके बाद सब आसान है। अब देखो हमें पता है स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? YS। YS का फार्मूला मैंने अभी पढ़ा था। YS फार्मूला मैंने क्या पढ़ा था कि Y होता है F टोटल लेंथ एरिया इंटू चेंज इन लेंथ ना। तो इसको आप लिख सकते हो YS में स्टील के लिए F/A, और इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हो रहा है? डेल्टा L इंटू L ना, FL बटे इंटू डेल्टा L। यहाँ पर F क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और लंबाई में वृद्धि क्या हो जाएगा? डेल्टा LS, स्टील के लिए डेल्टा LS। तो YS हो जाएगा mgl बटे पाई आर स्क्वायर डेल्टा LS। यहाँ से आप समीकरण इसको एक मान सकते हो ना। अब दूसरा देखो इसी प्रकार रबर का यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो जाएगा? YR इक्वल टू mgl बटे पाई आर स्क्वायर डेल्टा LR, ठीक है। अब इसको एक और दो को मैं डिवाइड कर दूंगा, एक और दो से जब मैं भाग दूंगा देखो तो सब यहाँ से mgl कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये डेल्टा LR ऊपर जाएगा और डेल्टा LS नीचे आ जाएगा। तो YS बाई YR इक्वल टू डेल्टा LR बटे डेल्टा LS, इतना आ गया। अब देखो यहाँ से थोड़ा ध्यान देना, परंतु समान भार लटकाने पर रबड़ के तार की लंबाई में वृद्धि डेल्टा LR स्टील के तार की लंबाई में वृद्धि डेल्टा LS से अधिक होती है, मीन डेल्टा LR इज ग्रेटर देन डेल्टा LS। जब ये ज़्यादा है तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि डेल्टा LR ग्रेटर देन डेल्टा LS का मतलब क्या हुआ? इसको अगर इधर लाओगे तो डेल्टा LR बटे डेल्टा LS इज ग्रेटर देन 1 ना, और ये वैल्यू किसके बराबर है? डेल्टा LR बटे डेल्टा S, ये बराबर है तुम्हारा YS बटे YR के, YS बटे YR। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि YS बटे YR इज ग्रेटर देन 1 या YS इज ग्रेटर देन YR, मीन्स यंग प्रत्यास्थता गुणांक स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक रबड़ से ज़्यादा है। इसका मतलब स्टील अधिक प्रत्यास्थ है, जिसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज़्यादा होगा वो अधिक प्रत्यास्थ होगा। स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रूव करो स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, निम्न में से कौन सा अधिक प्रत्यास्थ है। तो मान लो स्टील दे दिया, रबड़ दे दिया, दोनों दे दिया, बराबर प्रत्यास्थ है, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा स्टील। स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है, या तो ट्रू और फॉल्स आ गया कि स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है, सही है गलत है। तो आप अगर नहीं पढ़े रहोगे तो बोल दोगे कि रबड़ अधिक प्रत्यास्थ होता है, बट एक्चुअल में क्या होता है? स्टील अधिक प्रत्यास्थ होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल है बट मैं इसको अभी सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको सॉल्व करूंगा। एग्जाम्पल क्या है? 4.0 मीटर लंबे तथा 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के वाले तांबे के तार को 4.8 10⁻³ न्यूटन बल द्वारा खींचा जाता है। यदि तांबे के लिए यंग गुणांक का मान y का मान दिया हो तो आपको निकालना है प्रतिबल कितना होगा, विकृति कितना होगा, तार की लंबाई में वृद्धि कितना होगा।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जितना अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उतने से ही हो जाएगा। तो आप लोग एक बार ट्राई करना, उसके बाद जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन बताऊंगा। और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, 2003 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। आई थिंक ये यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में आया हुआ है, बट किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, उससे मैटर नहीं करता। इसका मतलब क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ना, तभी तो बोर्ड वालों ने पूछा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब के लिए बाय बाय, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए।